आए स्वागत है अतुल जी, आइए प्लीज। थैंक यू अतुल अनिल कैन एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं शराबी। अनिल, मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर है जी। ओके, थैंक यू। एंड वी आर ऑन चैप्टर 2, पास इट ऑन। और चैप्टर है द वॉरियर। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे बिल की लुइस के साथ भेंटवार्ता हुई थी, उनका मिलन हुआ था और कैसे धीरे धीरे करके प्यार बढ़ा। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कि जो विश्व युद्ध था पहला, उसका आगमन कैसे हुआ। शुरुआती जो यूरोप से हुई और बाद में अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। और वो पहला शराब का घूंट बिल का कैसे उसके जीवन में शराब का आगमन हुआ। ये तीनों जो है मुख्य रूप से ये चीजें इस चैप्टर में आएंगी। और अभी हम लुइस के बारे में पढ़ रहे हैं और पेज 40 के थर्ड पैराग्राफ है। एट द टाइम यस लुइस हाँ, एट यस द यस टाइम यस। लुइस मेट बिल, she had already completed school at Brooklyn's Packer Collegiate Institute. अब देखो, बिल और लुइस की मुलाकात हुई। लुइस बिल से 4 साल बड़ी थी। बिल अभी अपने पढ़ाई के बीच में था, स्ट्रगल कर रहा था, अभी पढ़ाई उसने पूरी नहीं करी थी। उसके प्यार बरसा की मृत्यु के बाद थोड़ा सा बिखर गया था वो, और अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ के बॉस्टन आ गया था अपनी माँ के पास। लेकिन इन कॉन्ट्री टू दैट, दूसरा हम लुइस की तरफ देखें तो उसने अपनी 22 साल की थी, उसने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी ब्रुकलिन स्पैकर कॉलेज इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद उसने 2 टर्म जो थे ड्राइंग एट न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से, फाइन एंड अप्लाइड आर्ट, उसमें भी उसने एक कोर्स पूरा कर लिया था। स्टिल लिविंग एट होम। देखो, 22 साल की लड़की और अभी तक घर में रह रही है, नहीं लिविंग एट होम मतलब माता पिता के साथ। ये उस टाइम पे भी 1914 में भी ये अजूबी बात थी कि वहां पे घर छोड़ के चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने माता पिता के साथ थी। एंड शी वाज वर्किंग एट द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द YWCA, यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन में, एम्प्लॉयमेंट विभाग में वो कार्यरत थी, काम कर रही थी। जो कितना वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि बिल जो था वो कहाँ, अभी उसकी जीवन उसका बिखरा पड़ा था। कहीं दूर दूर तक वो सेटल नहीं हुआ था, जबकि लुइस टोटली सेटल थी। लेकिन उसके बाद दोनों में आपस में प्यार हुआ, और वो उनकी जो मित्रता थी, घनिष्ठता थी, वो प्यार में तब्दील। Meanwhile, Bill's post high school education had followed an uneven path. Uneven पड़ा, उबड़ खाबड़ सा उसका रहा शिक्षा। In the year 1913-14 school year, he had gone to live with his mother and sister Dorothy in Arlington, Massachusetts, a Boston suburb. Massachusetts जो है बॉस्टन के पास की जगह है। और हम जानते हैं मैसेच्यूसेट्स को, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, पूरे विश्व का इंजीनियरिंग में एक वरिष्ठ संस्था है। I was entered in Arlington High School and barely got through some courses there, Bill said. The idea of this was to prepare me for the entrance, for the examinations for the Massachusetts Institute of Technology. भाई साइंस में वो खासतौर से केमिस्ट्री में काफी माहिर था वो। उसके अच्छे नंबर आते थे, हमने पढ़ा, तो उसको तैयार करा जा रहा था कि वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में उसको दाखिला प्राप्त हो इंजीनियरिंग में। Because of my scientific interests, it was supposed that I should be an engineer. इस एक लाइन में बहुत माने निकल के आ रही है। Because of my scientific interest, it was supposed that I should be an engineer. यानी साइंस में रुचि थी तो भैया इंजीनियर ही बनना चाहिए इसको। उससे पूछा किसी ने, भाई तू क्या बनना चाह रहा है? उससे किसी ने विचार विमर्श किया, उसकी कोई काउंसलिंग हुई। साइंस में इंटरेस्ट होना और इंजीनियर बनना दोनों अलग अलग बात है। अगर इंजीनियर बनना है तो साइंस में नहीं, मैथ्स में भी अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में तो अच्छा नहीं था, अलजेब्रा उसको पसंद नहीं थी, हमने पढ़ा था। तो क्या उसके लिए ये डिसीजन ठीक था कि नहीं, पता नहीं, लेकिन उसके लिए ये निर्धारित दूसरों ने किया कि उसको बनना चाहिए इंजीनियर, तो उसको MIT में दाखिला कर। I took the examinations and could hardly pass one of them.
और वही हुआ, उसने एग्जाम दिए, एग्जामिनेशंस की बात कर रहा है, आई प्रिज्यूम दीज आर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और कह रहा है आई हार्डली पास वन ऑफ देम, नहीं सफल हुआ वो उस परीक्षा में जो एमआईटी में जिसमें उसको दाखिला मिल सकता। He had enrolled at Norwich University, which had entrance requirements far easier than MIT's. अब इंजीनियरिंग तो करनी है तो नॉर्विच यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहां का दाखिला जो था वो काफी आसान था. इट्स समथिंग कंपेरेबल टू डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम वन ऑफ द आईआईटीज एंड डूइंग इट फ्रॉम अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज. तो आईआईटी में तो जेई का एग्जाम देना पड़ता है, बहुत कठिन एग्जाम होता है वो, बड़ा कंपटीशन होता है उसमें, बहुत कम बच्चे निकल जाते हैं उसमें से. लेकिन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर दाखिला चाहिए तो उससे उसके बनिस्बत वो काफी आसान होता है, नंबर भी कम चाहिए होते हैं. एंट्रेंस एग्जाम अगर होता है तो इतना मुश्किल नहीं होता वो, सीट्स भी बहुत ज्यादा होती है, हर एक स्टेट में रीजनल कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पे जो है दाखिला वो थोड़ा आसान से मिल जाता है. वही बोल रहा है एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स फार इजियर देन एमआईटीज. कॉल द हिल. Norwich in Northfield, Vermont is a military college with discipline as strict as at West Point. देखो मिलिट्री के साथ उसका संबंध शुरू हो गया है, क्योंकि ये वर्मोंट के जो नॉर्थफील्ड का जो कॉलेज है, नॉर्विच यूनिवर्सिटी, ये मिलिट्री कॉलेज है, यहाँ पे मिलिट्री के लिए भी प्रेयर होते हैं बच्चे. In the midsummer of 1914, Europe was on verge of a war, and there was a possibility, albeit slight, that the United States might be drawn into it. तो 1914 का वक्त है, यूरोप में जंग छिड़ चुकी थी, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड, फ्रांस इन्वॉल्व हो गए थे, और एक पूरे यूरोप में युद्ध का जो एक वातावरण था, और ये संभावना थी, भले ही हल्की संभावना हो, कि आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स भी इस माइट बी ड्रॉन इनटू इट, यानी कि इस विश्व में उसको भी कभी ना कभी घसीटा जाएगा, और ये एक विश्व युद्ध की ये एक विश्व युद्ध बन जाएगा. In August, just prior to the start of the first year at Norwich, Bill went to visit his father. और इसी दौरान जो था, जब वो नॉर्विच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करने से पहले फिर अपने पिता श्री गिलमन से मिलने गया. It was the first time he had seen Gilman since the divorce 8 years previous. 1914 की बात है, और गिलमन से 1906 में उनका डिवोर्स हो गया था माता पिता को. गिलमन ब्रिटिश कोलंबिया चला गया था एक मार्बल क्वेरी में काम करने के लिए. तो 8 साल हो गए थे, और 8 साल के बाद वो अपने पिताश्री से बिल साहब मिलने जा रहे थे, और अब वो जा रहा है उससे उनके मिलने के लिए. बिल मेड अ लॉन्ग जर्नी टू ब्रिटिश कोलंबिया ऑन अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन. रेलगाड़ी में गया, लॉन्ग जर्नी थी, क्योंकि ये हम यहाँ मैसेच्यूसेट्स की बात कर रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड ऑफ, थैंक यू सुमेश फॉर दिस मैप, वेरी नेसेसरी. वी आर टॉकिंग अबाउट, एज यू कैन सी, 4600 किलोमीटर्स. ब्रिटिश कोलंबिया जो है बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स के, एंड दिस इज इन कनाडा. इनफैक्ट वैंकूवर, मैं यहाँ पे गया हूँ, और बहुत अत्यंत ही खूबसूरत जगह है, और इसके जो बिल्कुल ही पश्चिमी तट पे है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, इन कनाडा. और देखो ये बॉस्टन और न्यूयॉर्क और ये सब एक साथ है, एंड दे आर टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए. तो ये 4600 किलोमीटर की यात्रा, और उस टाइम पे ट्रेन में इसमें 50 घंटे. अब ये जो यात्रा थी बिल डब्ल्यू की, इतनी लंबी यात्रा, उसमें 50 घंटे, यानी कि आप देखिए 2 दिन से अधिक, 2 nights and 2 days. और वो इस यात्रा का विवरण करते हुए यहाँ पे कह रहा है कि आई वोक अप, ये described journey went in striking deal. Bill made the long journey on a transcontinental rail that he boarded in Montreal. His letters home, written to grandmother's Wilson, described the journey west in striking detail. दादी को जो चिट्ठी लिखी वहां से, तो उसने पूरे अपनी यात्रा का बड़ी डिटेल में विवरण दिया. I woke up with a ringing in my ears and feeling a peculiar exhilaration. This was my first view of the Rockies. जैसे जैसे ट्रेन में जा रहा है, तो जब वो सो के उठता है, ट्रेन में सो गया होगा, रात को सो के उठता है, तो देखो रॉकी माउंटेन्स जो है, जो रास्ते में उसको दिखे,
उसने कहा था पहली बार मेरे को रॉकीज देखने को मिले. The mountains rise straight up and are clothed about places with scrub evergreens, expecting when slight rides have torn paths down the sides. अब देखो यहाँ पे वो विवरण कर रहा है कि वो क्या देख रहा है. और देखने वाली बात ये कि कितनी डिटेल में, ना ही केवल उसने ऑब्जर्व किया इन चीजों को, उसने कितनी डिटेल में इसका विवरण एक पत्र द्वारा अपने दादी को लिखा. द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी कलर्ड शेड्स, तरह तरह के रंग जो थे उन पहाड़ों में उसको देखने को. लाइंग इन स्ट्राटा, समटाइम्स यानी कि एक लेयर्स थे रंग्स के वहां पे, समटाइम्स टिल्टेड समटाइम्स हॉरिजॉन्टल, तो कभी कभी वो सीधे थे, कभी कभी वो तिरछे थे. एवरीथिंग इज jagged and angular, showing marks of sudden and violent changes, a great contrast to the smooth gentle curves of our mountains. जो उसने अपने वर्मोंट के आसपास जो पहाड़ देखे थे वो बड़े इतने ऊंचे नहीं थे और बड़े धीमे से पहाड़ थे, यानी कि उसके जो पहाड़ के शिखर होगी या पहाड़ के जो एजेस होंगे, उसके पहाड़ के जो साइड्स थे बड़े ही स्मूथली थे, चल रहे थे. यहाँ पे जैगेड थे, यानी कि बहुत ऊंचे थे, बड़े नुकीले भी थे कई जगह पे, तरह तरह के उनमें मोड़ थे, तरह तरह के उनमें रंग थे. तो उसका यहाँ पे विवरण करना. Great number of streams rushed on the sides, fed from the perpetual snows above the timberline. अब यहाँ पे उसको झरने देखने को मिले अन्य प्रकार और बहुत सारे. Every high valley above the snow line has its glacier. यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है तो वहां पे ग्लेशियर भी देखने को मिला उसको दूसरे से ही. The ice is a beautiful deep blue covered here and there were great white patches of newly fallen snow. बर्फ गिरी होगी तो वहां पे पैचेस दिखे थे उसके, और बर्फ के जो नजारे थे वो भी बहुत खूबसूरत थे. The sky is cloudless and almost matches the ice in color. बिल्कुल ही साफ वातावरण, वहां पे आसमान जो था नीले रंग का था और उसकी जो रंग था वो मिल रहा था वहां के सागर से, वहां की नदियों के रंग से. We passed through miles of such scenery in this. On one side of the road, the peaks rise up like a wall, so straight and abrupt that it seems that the snows could slide off in the train. इतना ऊंचा और इतना वो शार्प हिल था और वो एक स्लोप इतना स्टीप था वहां पे, कैसा लग रहा था बर्फ पिघल के ट्रेन के अंदर आ जाए. To preclude any possibility of this, miles and miles of snow sheds have been built. On the other hand, snow sheds यानी कि दीवार सी खड़ी कर जाती थी कि अगर वहां पे कोई स्लाइड होए तो वो जो था किसी को नुकसान न पहुंचाए, वो बर्फ जो गिरती हुई आएगी. On the other side, one looks down in the river gorge, sometimes deep enough to call it a canyon. River gorge यानी बहुत नीचे एक घाटी किस्म की जगह में जो नदियां बहती. There is always a deep, narrow, swift river with numerous falls and splendid rapids, forever turning at its banks and undermines great rocks and cedars, which falling are and swept away like toothpicks on the dark flood. चीजें बहती हुई आती है और ऐसा लगता है कि छोटे छोटे तीखे जो हैं वो वहां पे उन नदियों के साथ बहते हुए आ रहे हैं और सारे में बिखर रहे हैं. तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे कितनी डिटेल में यहाँ पे विवरण दिया उसने, जो वो ट्रेन में जाते हुए और देख रहा है कुदरत के नजारे तो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और वो उनको कितने गौर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और उसको कितने अच्छी तरह से पत्र में उसको अपनी दादी को बता रहा है. यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है. और यहाँ आगे लिखता है, we are on page 43 now, already showing the powers of observation that would later serve him so well on Wall Street. Bill remarked on the oil field discoveries and natural gas developments in Alberta. और ये देखो, powers of observation that would later serve him so well on Wall Street. वॉल स्ट्रीट में जब कोई काम कर रहा था तो पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थे उसके, यानी कि एक चीज को देख लिया तो उसको याद रखना, उसको समझना और उसका आगे जाके फायदा उठाना उस चीज का. और ये एक वॉल स्ट्रीट में यानी कि एक शेयर बाजार के वातावरण में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, बहुत बड़ी ट्रेट है, बहुत बड़ा ये उसमें ये एक हुनर था जो चीजों को देखता था, समझता था. और उसको तो कंपनियों के बारे में भी यही किया उसने, कंपनी को देखता था, समझता था कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या इसके लाभ हो सकते हैं और इस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं. तो ये एक उसकी क्वालिटी थी,
इस बात में वो माहिर था कि वो इस चीज को स्पॉट कर सकता था। और ऑयल फील्ड जो थे, डिस्कवरीज ऑफ नेचुरल गैस डेवलपमेंट्स इन अल्बर्टा, ही नोटेड दैट इन मेडिसिन हैट अल्बर्टा, ये जगह का नाम है, द स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेटेड ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे स्ट्रीट लाइट्स जो था वो ईंधन प्राप्त होता था जिससे वो जलती थी। दैट वाज नेवर टर्न्ड ऑफ सिंस द गैस फ्लोड एज स्ट्रांगली एज द डे इट वाज फाउंड 22 इयर्स अगो। यानी कि ये जो चीज तो धनी था, ये जो भूमि थी इस जगह की, वो धनी थी नेचुरल गैस से, तो वो काफी अधिक मात्रा में वहां प्राप्त होती थी और कभी बंद नहीं करा जाता था, क्योंकि 22 साल पहले जिस प्रकार की वहां गैस आती थी वो आज भी आती है। Bill's letters were written on his father's office stationery from Marblehead, British Columbia, a small community high in the Canadian Rockies. The letterhead listed G.W. Wilson as manager of the Marblehead Quarries of Canadian Marble Works Limited, quarry owners and manufacturers of Kootenay marbles. Its main offices were Nelson, British Columbia. पत्र लिखता था तो अपने पिता के लेटरहेड पे लिखता था, और ये ब्रिटिश कोलंबिया में जो इस कंपनी में वो मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे गिलमन, तो उसके लेटर हेड पे वो चिट्ठियां लिखा। For Bill's detailed descriptions of his surroundings, there was nothing in his letters about his union with his father and son. Apparently got along well, although Gilman seems to have made little effort to keep in touch with his children. वो मिला उनसे, जो मीटिंग थी वो ठीक ठाक रही, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि गिलमन ने कोई कोशिश नहीं करी कि अपने बच्चों के साथ वो संपर्क जो है वो बना के रखे। आई थिंक वी टेक अ ब्रेक ओवर, हम यही रुकते हैं और पेज 43 के हम फोर्थ पैराग्राफ से कल सुबह शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल, इट वाज मार्वलस। राजेश जी, बिना समय व्यर्थ किए आइए प्लीज, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश, मैं शराबी हूँ। थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली लगभग 1.5 पौने 2 पेज आपने करे, बहुत ही बढ़िया। और कल बात हो रही थी, मुलाकात होगी बिल और लुइस की, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी हो गए हैं, दोनों के पारिवारिक परिवेश की भी बात हो रही है। अब थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा, अब दोनों ही तरफ देखो। अब यहाँ से ना बिल डब्ल्यू के पास को खास एजुकेशन मतलब वो मिलेगी नहीं, ऑन ऑफ ही रहे। मतलब ये जो पहले पहले की उपलब्धि है इन्हीं के सारे, खासकर एक वो टेस्ट पास करेंगे थॉमस एडिसन का, जो ये कम्स ऑफ एज में भी पढ़ा था, और इसमें भी लेंथ ही में लिखा है, जो जाके पता नहीं कब आएगा वो। थॉमस एडिसन का वो टेस्ट पास करेंगे, वहां जाके एक हल्का सा मूव मिलेगा, क्योंकि थॉमस एडिसन का नाम और उनका टेस्ट पास करना, और फिर वो MIT क्लियर नहीं करने का वो जो गैप पड़ा था उसकी भरपाई वहां जाकर होगी। अब लगा लो हिसाब किताब, और मतलब बड़ा लंबा पीरियड है। बिल प्रयास करेगा अब, लेकिन हो नहीं पाएगा। कारण क्या है, इसको 100 चाहिए भाई, ये बंदा वो है, इसको 100 चाहिए। और अब प्रयास कर रहा है, वो ड्रॉप आउट है बर्बर्टन से, जैसे वो बर्था की डेथ हुई और फिर वो मदर आई, वो लड़ाई लुड़ी हुई जर्मन वो भाषा में, तो फेल ही हो गया था, फिर वो बाकी साथ में लेके चली गई और बाकी चीजें लगी होने। लेकिन दूसरी तरफ लुइस का कोर्स पूरा है, डिग्री आ गई है उसके हाथ में, डिप्लोमा है, टीचिंग लाइन में भी रही, बाकी चीजें भी, मतलब वो एक उस परिवार में सक्सेसफुल ही हैं सारे। बाकी लोग भी, जैसे अब भाइयों की भी नौकरियां लगनी शुरू होगी, उसकी भी नौकरी लग गई, और बाकी चीजें हैं। इधर BLW की एजुकेशन ऑन ऑफ है, हिसाब किताब चल रहा है। वो कह रहे हैं कि वहां भी इसने कोशिश करी, जहां बोस्टन में मदर लेके गई थी, जहां इनकी माँ इमली वो कर ली थी, डिग्री कर ली थी, वहां पर अर्लिंगटन हाई स्कूल में एक बार कोशिश करी। हालांकि वो बड़ी मुश्किल से एक वो पास आउट होने वाली बात थी, लेकिन घर वालों का, नाना का सपना कुछ और था। नाना देखो शुरू से ना वो इसको उकसा रहा था, और इसमें एक साइंटिफिक माइंड देखते थे वो। और हमने देखा कि कितनी इन्वेंशन करी इस बंदे ने, कितनी खोजें करी, जिस भी चीज को देखता था उसको बना लेता था। बूमरैंग ही क्यों, बाकी चीजों को भी अगर हम देखें तो
फिर घर वालों को भी लगता है कि यार बच्चे का माइंड बड़ा शार्प है और इस लाइन में है, किसी भी चीज को खोल के बैठ जाना, उसको ठीक करना, उसको बाकी चीजें करना। तो उनको लगता था कि या तो इसे साइंटिस्ट बनाया जाए, या फिर वो जो थॉमस एडिसन के यहाँ टेस्ट होगा वो भी इसी की मतलब इसी परिकल्पना का हिस्सा है। एमआईटी में भाई सब पास नहीं हुआ, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम, और मेरे को हैरानी है उन दिनों भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे भाई। अब बताओ कितना जबरदस्त कंपटीशन होगा उस टाइम में, कि डब्ल्यू जैसा प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। अब नॉर्विच यूनिवर्सिटी बिल के साथ जुड़ी हुई है, तीसरा टर्निंग पॉइंट। मतलब बिल के जैसे बात चलती है कि भाई साहब कौन कौन से स्कूलों में, तो मोटा मोटा ये दो स्कूल, दो, एक इस नॉर्विच यूनिवर्सिटी का नाम आता है या वर्बर्टाउन का, ज्यादा नाम जो है वो वर्बर्टाउन का जी की एजुकेशन उसकी वहां कंप्लीट हुई है। इस प्रकार से लगा जी उन्हें। अब वहां पर तो हुआ नहीं काम भाई साहब। अब नॉर्विच यूनिवर्सिटी में वो सिंपल हो, वहां पर कोई कंपटीशन था नहीं, इंटरेस्ट कोई था नहीं, और वहां पर इनकी एजुकेशन जो है वो लगी होने। हालांकि वो एक जगह से तो नहीं मिला था, एक जगह से वो डिप्लोमा टाइप मिल गया था। अब देखो बिल डब्ल्यू के अंदर एक कला, किसी चीज को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, पेपर पर उतार देना, ये साधारण प्रतिभा नहीं होती है जी। मुझे भी समझ में आ रही है चीज, और ये ना गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें होती हैं। हम भी देखते हैं कि भाई हम सभी एक ही मीटिंग में बैठे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई आदमी, कोई मेंबर बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है चीज को, और सामने वाले के पास पहुंचा पा रहा है। ये कला होती है, गॉड गिफ्टेड कोई चीज होती है। बिल डब्ल्यू में कूट कूट कर भरी थी ये प्रतिभा। क्योंकि कहां से चली थी ये प्रतिभा? जब उनकी मदर की बात लगी थी उन्हें, जब वो मदर को लेटर लिखा था शुरू में, स्टार्टिंग में, कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, इन बातों का बच्चे ने ध्यान रखना। छोटी उम्र में 5-6 साल का बच्चा है, अगर किसी को लेटर लिख रहा है, तो वो जो प्रतिभा वहां से उभर कर आई। और यहां पर किसी चीज के और में, कि हम भी दुनिया दुनिया को बताते हैं ना कि बीडब्ल्यू भाई साहब हम उस स्ट्रीम का हिस्सा है। मतलब मैं उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति हूं, जो जिसने पहली बार दुनिया को आकर बताया कि शेयरों को ऐसे मत खरीदो, एनालाइज करके खरीदो, कंपनियों के बारे में वेरीफाई करो, और उसके बारे में वेरिफिकेशन करने के बिना जो भी लोग तुम पैसा लगाते हो इसलिए डूब जाता है कि तुम लोग अंधाधुंध एक दूसरे को देख के पैसा लगा देते हो, तुम वेरीफाई नहीं करते हो। तो पहला एनालिस्ट क्या बोलते हैं उन लोगों को, आजकल तो टीवी भरे हुए हैं, मतलब यूट्यूब भरे हुए हैं, कहीं से भी उठा लो। लेकिन उन दिनों ये पहला व्यक्ति था जिसने इस चीज को करा था, तो आज भी कोड करा उन्होंने कि वो वॉल स्ट्रीट में कितना जबरदस्त काम आया था। अब क्यों बोला जी उसने? पहाड़ का एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, ट्रेन में सफर करते हुए, और उस ट्रेन के सफर का चित्रण वो एक लेटर में कर रहा है जो उसने अपनी दादी हेलन विल्सन को लिखा। अब हेलन विल्सन को जो वो छोटी छोटी चीजें बता रहा है, पहाड़ है, रंग बिरंगी छटा है, ऊपर से बादल आ रहे हैं, ढलान ऐसे है, वहां के पहाड़ ऐसे थे, यहाँ के पहाड़ ऐसे है। एक्चुअली क्या है, ये जो नीचे वाला एरिया वर्मोंट या ईस्ट डोरसेट वाला एरिया था, ये तो खाली हो गया था, संगमरमर पत्थर पुत्थर खदानों से निकाल निकुल के ये तो निकल गए थे। फिर ईस्ट डोरसेट की तरफ को लोग शिफ्ट हुए। ये जो चीजें है ना, ये चीजें होती हैं, मतलब वो माफिया, खनन माफिया, बाकी लोग सारे फिर वो एक जगह जुट जाते हैं जाके। अब उस एरिया में डेवलपमेंट बहुत हुई थी, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया चला गया था इनके फादर, वो वहां पर खदानों से संगमरमर निकाल रहे थे। तो अब सोचो कि संगमरमर के पहाड़ है, ऊपर बर्फ पड़ी है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ है, या बाकी चीजें, बीच से ट्रेन जा रही है। भाई मतलब मैं तो, मेरे को तो सुन के हैरानी हो रही है, 1914-15 की बात है, ट्रेनें चल रही हैं यार इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट के। तो कितनी बड़ी तरक्की कर ली होगी उस टाइम यूएसए ने। तो वो भी समझ में आ रही है। और हर चीज का चित्रण ऐसे कर रहा है, जैसे बड़ा प्यारा सेंटेंस था कि ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे यार ट्रेन में ना आ जाए, बर्फ पिघल के, मतलब वो देखने में जैसे लगती है ना कि वो चित्रण सा कर रहा है एक चीज का। हर चीज को इतनी बखूबी से, उनकी ढलान है, उनकी कर्व ऐसे है, बीच में से झरने बह रहे हैं, बीच में से बादल से आ रहे हैं, मतलब इस तरीके की प्रतिभा ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये खासकर कहानीकार जो लोग होते हैं ना, जैसे हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं, कि वो जो आदमी डूब जाता है, बीडब्ल्यू की अंदर ये कला थी।
बीडब्ल्यू बेसिकली इतिहासकार की दृष्टि से हम बीडब्ल्यू को नहीं देख सकते। वो एक कहानीकार, और कहानीकार क्या होता है जी? मैसेंजर होता है, एक मैसेज देने वाला होता है। और बिल डब्ल्यू ने ये काम ना बखूबी करा। जिस भी मैसेज को उसने देने की कोशिश करी ना, वो राजेश तक तो पक्का पहुंचा भाई साहब। और ये कला उसमें वो बचपन से ही थी। और कितनी बेहतरीन तरीके से जिन्होंने इस किताब को कंपाइल करा है, उनकी भी यार खूबसूरती बताना चाहूंगा कि उन्होंने उस लेटर को उठाया आर्काइव से और उस लेटर का यहाँ चित्रण करा, उनके उन बातों का जिक्र करा, और किस प्रकार से उस चीज को वॉल स्ट्रीट से जोड़ा कि भाई साहब ये चीज जो है वो देखकर चीज को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, फिर वो पेपर पे उतारना, फिर बता पाना, ये चीजें जो है वो बिल डब्ल्यू में वहां से विकसित हुई थी। तो वो चीजें चल रही हैं जी। तो ये बिल डब्ल्यू का एजुकेशन की तरफ से अब ये बहुत सी चीजों में एंटर होगा, बाहर निकलेगा, एंटर होगा। जो शराबीपन का वाला दौर होता है ना, 100 चाहिए, 100 चाहिए, 100 चाहिए, जहाँ बीच का मामला नहीं रहेगा। इसके जीवन में बीच का कोई मामला नहीं है, मतलब 40-50 वाला कोई मामला नहीं है, या जीरो है ऐसा हुआ है, या जीरो है ऐसा हुआ है। और हर जगह ये वो ही चाहता है भाई साहब, एवरीथिंग या ऑल या नथिंग। धन्यवाद जी, शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी। बहुत अच्छे ढंग से आप हमें ले गए। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।